एक वो पुरानी कहावत है विजय भाई, वन नेशंस रेवोल्यूशनरी या फ्रीडम फाइटर इज अनदर नेशंस टेररिस्ट। मतलब भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे ना गोरे, और हमारे लिए वो क्रांतिकारी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। यही हो रहा है कि अब दुनिया में भी ट्रंप बता रहे हैं कि नहीं, आतंकवादी मुल्क तो ईरान है। इजराइल भी ये कह रहा है, इजराइल खुद परमाणु हथियार लिए बैठा है, उसकी कोई इंस्पेक्टरी कर नहीं सकता, ना वो इजाजत दे रहा है। और इसमें भारत अपने आप को कहां पा रहा है? यहां पर भारत की आवाज कितनी अहम, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए संदीप जी, बड़ा जो बदलाव हुआ, जो अभी हमारे सभी विद्वान लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया बदल गई, वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर पर बदल गई, और जो डिप्लोमेसी है वो नॉन अलाइन से मल्टी लाइन पर आ गई है। तो सबसे बेसिक हमारा सोच में क्या बदलाव आया है? वो बदलाव आया है कि सबको केवल अपने इंटरेस्ट की पड़ी है कि हमारा इंटरेस्ट किस में होता है। अमेरिका का जो ये रवैया है, ये कोई नया रवैया नहीं है। वो हर एक बार सॉवर्निटी को लेकर जिन जिन, जैसे अभी विनोद जी ने भी जिक्र किया, जिन जिन देशों का जिक्र हो गया वो हो गया। मैं क्यूबा में था तो क्यूबा के तो सर्किल पे वहां पर अमेरिकी जो एम्बेसी बनी हुई है उसके खिलाफ वहां पर मार्के की जो बात कही कि यहाँ पर हित कैसे सदने हैं, सबको अपने हित साध रहे हैं। हम अपने हित साध रहे हैं क्या? ईरान की संप्रभुता पर अगर हमला होता है तो हम अभी कुछ बोले नहीं है। जी, ये भी बात महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि सॉवरेनिटी की बात है तो वो सबकी सॉवरेनिटी की बात है ना। और वो कहा जाता है कि पड़ोसी के घर में आग, तो आपका नंबर भी आ जाएगा ना, आग लगेगी तो आपको भी तपन महसूस होगी। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए शायद हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने भी जब राष्ट्रपति से, ईरान के राष्ट्रपति से बात की है तो वो चिंता जाहिर की। हमने उस दिन प्रोग्राम में भी बात की थी कि बैक चैनल में ईरान के साथ बात हो ही रही होगी, वो इंटरेस्ट हमारे हैं। अमेरिका को देखिए, अभी बांग्लादेश का हमने जिक्र नहीं किया। बांग्लादेश में जो सारा किया वो अमेरिका का ही किया हुआ है ना। बिल्कुल। और ये लोग अमेरिका, ईरान को अगेन ईरान अगेन ग्रेट अगेन बना रहे हैं। तो वो अफगानिस्तान में क्या 20 साल बाद तो लौट के वहीं पर आ गए। बांग्लादेश को ग्रेट बना दिया, बांग्लादेश को ग्रेट हो गया, बांग्लादेश हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया, सब महान हो गए, सब महान हो गए। और आप क्यों परेशान हैं दूसरों को महान बनाने में? वो मागा का क्या हुआ? हाँ, मागा का क्या हुआ? अभी तो अमेरिका पर बात कर, तो वही कर रहा हूँ। अमेरिका फर्स्ट से आप ईरान को, ईरान पर आ गए। ईरान में बेसिक उनका पर्पज ही है कि रिजीम चेंज की जाए। अब ये इस पर मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी ये वक्त नहीं है कि ईरान की जो मौजूदा व्यवस्था है उसने ईरान को कोई आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं है। ये आदित्य का सवाल लीजिएगा जी, बात जारी रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान में जो अभी इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद जो ईरान हुआ वो कोई बहुत आगे बढ़ाओ ऐसा नहीं है। लेकिन ये अमेरिका के पास हक नहीं है, ईरान के लोगों का अख्तियार है, अख्तियार वो है। क्योंकि पर यहाँ एक सवाल है, आदित्य कुमार धीमन है, गाजियाबाद वासी हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप पर वो कहावत लागू होती है कि तुम कौन मैं खामखा। मैं इसमें नहीं, पर मैं इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा। आदित्य आप बुरा मत मानिएगा भाई, तुम कौन मैं खामखा का सवाल ही नहीं। वो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी है और मान रहे हैं सारे लोग, तो वो चौधरी बना फिरेगा। या तो कोई कहे कि भाई तू कौन मैं खामखा वाला काम क्यों कर रहे हो, कोई कह भी तो नहीं रहा है ना। वो इसीलिए ना, क्योंकि आज आपके इंटरेस्ट उसके साथ है कि नहीं है वो बड़ी बात है ना। वो G7 से निकल पड़ता है, मेरी मर्जी, हाँ, वहां कुछ बड़ा होने वाला है, अचानक वहां पर पहुंच रहे हैं। फिर वहां पर आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम को लेकर ईरान की क्या व्यवस्था है। फिर अब रिजीम चेंज करने पर आ गए, रिजीम चेंज करके फिर अपने भारत के साथ आप बता देते, मैंने मध्यस्थता कराई, बार बार वो कहते रहते हैं कि भारत ने उनको हर बार जवाब दिया। मैं फिर से बात करता हूँ 71 की, जब निक्सन के साथ इंदिरा गांधी ने जो जवाब दिया, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो जवाब दिया, और अभी 2025 में मोदी ने जो जवाब दिया। केवल मध्यस्थता की बात नहीं, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने आसिम मुनीर के बाद प्रधानमंत्री को कहा कि आप अमेरिका आ जाओ और लंच कर लो, और उन्होंने मना कर दिया, तो कहा कि तुम खामखा बने रहिए। अली हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं असल में अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहे जिससे हथियारों की बिक्री बढ़े। भाई अमेरिका के साथ क्रिप्टो करेंसी का धंधा भी तो कर रहे थे ना, वो बात तो खुल गई है। बेसिक काम वहां जो वो जो डोनाल्ड ट्रंप के उसमें बेटा भी, दो दामाद भी, वो कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर पैसा बोलता है। और फिर अब आप कह रहे हैं कि नहीं, तेल कंपनियों को कि तेल का पैसा मत बढ़ाइए, सब कुछ आप ही तय कर दीजिए। हाँ, सब कुछ आप ही तय कर दीजिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो जबरदस्ती खामखा हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या संकेत? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यही है कि जब तक हम फिर से सबके हितों को अपना हित नहीं समझेंगे,
दूसरों के हित में अपना हित शामिल नहीं करेंगे। अभी हम लोग बहुत इंडिविजुअल तरीके से कर रहे हैं, और ये आजकल सोसाइटी में भी हो गया है कि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपके क्या हैं उस पर काम कर रहे हैं, और दुनिया भर के देश यही काम कर रहे हैं। अब रूस की बात जैसे आशीष ने भी की, भाई वो अभी तो यूक्रेन में ही फंसा हुआ है, तो उसको कोई लेना देना, सोवियत संघ नहीं रहा ना। हाँ, वो सोवियत संघ नहीं रहा, तो सोवियत संघ उस तरह से काम कर रहे हैं। तो सब अपने अपने, और चीन को लगता है कि इस सब में फंसना ही नहीं है, वो अपना धंधा करते रहो। ये धंधे की बात ट्रंप साहब करते होंगे भले ही, लेकिन असली धंधा तो वो चाइना वाले कर रहे हैं दुनिया भर तो में। ऐसे में लास्ट एडिटोरियल कमेंट, क्योंकि आप सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नीरजा आपसे शुरू करूंगा, वर्ल्ड ऑर्डर किस मुहाने पर, किस मकाम पर खड़ा है? ये कहां आ गए, हम कहां खड़े हैं हम? ये आप ये सवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जैसा कि हम पहचानते आए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एक वर्ल्ड ऑर्डर जो लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी की तरफ, वो वैल्यूज की तरफ बढ़ने की कोशिश थी। आप जो भी मान आए, किसी की नजर में आतंकवाद है, किसी की नजर में क्रांतिकारी जो आप कह रहे हैं, पर उसका हल कैसे होगा? हल इस तरह होगा कि आप किसी देश पे आक्रमण करेंगे? क्या ये तरीका होने वाला? आज आप कह रहे हैं यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर, तो क्या अमेरिका डेमोक्रेसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करेगा और सारी दुनिया को इनको भुगतना बिल्कुल पड़ेगा? यही यक्ष प्रश्न है क्या? हम लोग सब जैसे लाचारी से आप कह रहे हैं ना, कोई तरीका ही नहीं निकल रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और इस पे हमें सोचना होगा। आगे जाके रीअलाइनमेंट्स वर्ल्ड ऑर्डर की, वर्ल्ड में ग्लोबली रीअलाइनमेंट्स होने वाली हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, और मीनवाइल जो डैमेज होगा किसको होगा? हम सबको भुगतना पड़ेगा, और जैसे तेल पड़ेंगे तो हम सबको। यही यक्ष प्रश्न है विनोद। ऐसा है कि आई डिसएग्री विद अदर पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, दैट इज द अटेम्प्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आपको मल्टीपोलर वाली कोई आवाज सुनाई दी अभी तक? ये बात सही है कि चाइना, ईरान और रशिया का एक्सेस बन सकता है और पाकिस्तान उसमें जुड़ सकता है, लेकिन क्या आपको नजर आया कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी तक? कोई आवाज सुनाई दी? वो अकेला चल रहा है, अपना मजे में काम कर रहा है, और उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, सो टू स्पीक। नोबडी वांट्स टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द यूएस। ठीक है, तो ये फिर इसका रास्ता क्या निकलेगा? इसका हल क्या है दिमाग? देखिए, ये मैं सहमत हूँ विनोद से कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और मल्टीपोलर है नहीं। मल्टीपोलर की तरफ ये बढ़ रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड एक तरीके से कोलैप्स हो रहा है। तो इनकी जो दादागिरी है, आप चौधराहट बोलते हैं, मुझे लगता है गुंडई दादागिरी ज़्यादा सही शब्द है, वो दादागिरी इनकी खत्म हो रही है, उसमें ये दाएं बाएं हाथ मार रहे हैं। मुझे लगता है ये जो खबर है कि सीरिया पर हमला हुआ है, हिजबुल्लाह ने किया हो और किसी ने किया हो, ये भी खबर है कि इराक पर बगदाद में भी हमला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा टर्न दे सकता है इस लड़ाई को, क्योंकि अगर ऐसा होता है, वहां लोग मारे जाते हैं, तो अमेरिका को फिर और उतरना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से बहुत ये जो चौधराहट, आपने सही कहा, चौधराहट से ज्यादा बेहतर शब्द ये खालिस गुंडागर्दी है। तो ये गुंडागर्दी क्या बता रही है वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, ये मैं बता ही रही है कि वो उसमें दिमाग की बात से सहमत हूँ कि यूनिपोलर वर्ल्ड जिस तरह मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बढ़ रहा है, ये उसकी छटपटाहट है कि भाई हमारे यहाँ से चीजें निकलती जा रही हैं। अच्छा, आज ईरान बिल्कुल दुनिया मरे तो मरे, हमें अपना वर्चस्व कायम रखना है, और इसका सलीका ये है कि भारत और तमाम बड़े देशों को इन सब मामले में गंभीरता सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है एक बार फिर उन तमाम देशों को जो अपने को न्यूट्रल मानते हैं या निरपेक्ष मानते हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। आवाज तो उठानी होगी, कौन उठाएगा सबसे पहले, क्या ये देखने वाली बात हो जाएगी आने वाले दिनों में? ठीक बात होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, और अमेरिका कमजोर हो रहा है। उसको अपनी जो कमजोरी है ना, वो जो दादागिरी थी, जिसे आप चौधराहट कहते हो, मैं तो वैसे चौधरी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए चौधराहट शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, संदीप है तो क्यों करना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका की परेशानी है कि उनका जो कंट्रोल था ना, थानेदारी जो थी वो खत्म हो रही है। तो somebody has to milk the cat ना, वो खिसियाहट में अगर पूरी दुनिया पर संकट डालने को तैयार है अमेरिका, तो किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। आशुतोष प्लीज ब्रीफ रहना। देखिए, कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जरा आप मुझे बता दीजिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, उसकी वजह से दुनिया में जंगें कम हुई,
जब वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, तो आप हर देश दूसरे देश के अंदर घुस के उस पर कब्जा करता था। कितनी कितने जाने गई, लाखों की संख्या में नहीं, तो ये करोड़ों जो की संख्या में कोलैप्स जाने कर गई। गया इसे ठीक कौन करेगा? सवाल यहाँ कोई पर नहीं है। ठीक करेगा। कोई नहीं करेगा। देखिए, आशीष, देखिए मुझे तो लगता है लाइलाज बीमारी है, अभी इसका कोई उपाय नहीं है। सभी मजबूत देशों को एक साथ आना चाहिए, अगर ये विलिंगनेस दिखाते हैं इसको कंडेम करें, वरना इमीडिएट खतरा बहुत है, पूरे रीजन को ये आग लगा देंगे जिसका इम्पैक्ट इंडिया समेत बाकी तमाम देशों पर आएगा और बिल्कुल। सभी को और भुगतना सीरिया पड़ेगा। में जो बेसिस हैं और इराक में जो बेसिस हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, अगर वहाँ पर ये हमलों की खबर ठीक निकलती है, कल पता लगे कि हम कुछ और ही चर्चा करते दिखाई दें, क्योंकि और भीषण और व्यापक होती दिखाई देगी ये जंग और इसके असरात और घातक साबित हो सकते हैं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।